सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस समय समास प्रकरण में चल रहे हैं। समास में हम लोग इस समय तत्पुरुष समास को समझ रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार तत्पुरुष समास की परिभाषा बताती हूँ और मैं एक बार फिर तत्पुरुष समास की परिभाषा बता रही हूँ। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, यानी जिस समासिक शब्द का बाद वाला पद जो है प्रधान होता है, यानी बाद वाले पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के कई भेद हैं। वैसे तो समानाधिकरण और व्यधिकरण दो भेद हमने बताए हैं, लेकिन समानाधिकरण को अलग कर देते हैं, फिर व्यधिकरण में चलते हैं तो व्यधिकरण के भी 6 भेद हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। और ये भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष, पूर्व पद में तृतीय विभक्ति है तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति है तो पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी, सप्तमी है तो सप्तमी। मोटे तौर पर हमने एक बार फिर इसको बता दिया। हम लोग इस समय तृतीय तत्पुरुष समास में चल रहे हैं। मैं पिछली वीडियो में तृतीय तत्पुरुष समास को ही बताई थी, लेकिन उसमें भी कुछ शेष रह गया था जिसको मैं अभी बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। सूत्र है पूर्व सदृश समानार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणै। ये सभी पद जो ऊपर पद आए हैं, ये सभी पद तृतीयार्थ पदों के साथ होंगे, यानी पूर्व सदृश और कोई भी समानार्थक शब्द जिसका कि समानार्थ निकलता हो वह कलह, निपुण, मिश्र, सलक्षण, ये सारे शब्द जब आए और उनके पहले वाला पद यदि तृतीय विभक्ति में हो तब जो है वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए पूर्वः, क्या है? पूर्वः यानी पूर्व। इसका देखते हैं मासेन पूर्वः। क्या दीजिए, नियम के अनुसार क्या कर रहा है कि पूर्वः आ गया और इसका पहला पद क्या है? तृतीयांत है। यहाँ लिखे हैं तृतीयांत है, यानी इस पद के अंत में तृतीय विभक्ति लगी हुई है। मासेन तृतीय विभक्ति में है, ठीक है। तो इस तरह यह तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। यहाँ तो हम लोग पकड़ लेंगे कि यह तृतीय तत्पुरुष समास है, लेकिन यहाँ कैसे पकड़ेंगे? मास पूर्वः यदि जब समासिक पद दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि ये कौन सा समास है आप बताइए, तो इसमें 2 चीज आपको पकड़ना होगा। पहले ये देखना होगा कि ये कौन सा समास है, यानी अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है, क्या है। तो नियम के अनुसार जिसके बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम यहाँ चलेंगे पूर्वः। ये मास जो है पहला पद है और पूर्वः यहाँ पर दूसरा पद है। तो मास से पहले, यहाँ मास की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है कि मास से पहले। यहाँ प्रधान हो गया पूर्वः, यानी यह तत्पुरुष समास है, यानी यह तत्पुरुष समास है। और यह तृतीय तत्पुरुष समास है, यह कैसे पता करेंगे? तो मास से पहले से आया है, मास से पहले। अब यहाँ पर मास में तृतीय विभक्ति होगी ही होगी, तो मासेन हो जाएगा। इस तरह यह तृतीय तत्पुरुष समास है, इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। अगला उदाहरण सदृशः।
मातृ होगा यहाँ पर, मातृ सदृशः। अगर ये पद आता है और इसको कोई पूछता है कि ये कौन सा समास है, तो पहले तो आपको ये पहचानना होगा कि ये कौन सा समास है, अव्ययभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, क्या है। अब नियम के अनुसार हम चलेंगे कि मातृ सदृश यानी माता के समान। अब यहाँ पर बात माता की नहीं की जा रही है, बात माता के समान की जा रही है कि माता के समान कोई पुत्र है, पुत्री है, कोई भी है, उसको ये कहा जा रहा है कि वह माता के समान है। तो यहाँ पर माता है कि नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन समान की बात की जा रही है कि उनके समान है, उनके सदृश है। यानी इसका बाद वाला पद जो है प्रधान है, यानी बाद वाले पद का अर्थ प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास है। अब तृतीया तत्पुरुष समास है कि नहीं है इसको कैसे जानेंगे? तो जहां सदृश शब्द आ गया वहां पर भले ही यहाँ चिन्ह में के है, लेकिन जब सदृश आ गया, जब समानता की बात हो गई, अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति ही होती है। इस तरह से यह तृतीया तत्पुरुष समास है। इसका विवरण यहाँ पर मात्रा सदृश यानी माता के समान। अब समास का एक और नियम है कि जो अर्थ विग्रह का निकले वही अर्थ समास का भी निकलना चाहिए। तो माता के समान इसका भी वही अर्थ निकल रहा है, और मातृ सदृश इसका भी वही अर्थ निकल रहा है, माता के समान। यानी यह हमारा जो समास बनाने का यह तरीका है, जो हमने इस विग्रह से जो हमने समास बनाया है, यह बिल्कुल सही है। अब देखिए सम, यानी यहाँ भी सम जो है समान के अर्थ में ही आया है। पित्रा सम यानी पिता के समान। यहाँ पित्रा में तृतीया व्यक्ति लगी हुई है, इस तरह से पता चल रहा है कि यह तृतीया तत्पुरुष समास है। अब यहाँ जैसे कि हम बताए हैं कि समानार्थ शब्द, तो समानार्थक शब्द सम है और उसके पहले वाला पद जो है तृतीया विभक्ति में है। यहाँ आप देख रहे हैं कि उसके पहले वाला पद क्या है, तृतीया विभक्ति में है। इस तरह यह तृतीया तत्पुरुष समास है। लेकिन अब यहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि तृतीया तत्पुरुष समास है या तत्पुरुष समास है? यहाँ भी देखिए वही पितृ समः की बात हो रही है, तो समः जो है क्या है, यानी समान। तो यहाँ पिता है कि नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन पिता के समान होने की बात की जा रही है, यानी प्रधानता समः की है। प्रधानता किसकी है? समः की है। यानी समः का जो अर्थ निकल रहा है कि समान, उसकी है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है। और समः के योग में जो है क्या होता है, तृतीया विभक्ति ही होती है। इस तरह हम जान जाएंगे कि यह तृतीया तत्पुरुष समास ही है। ऊनम, मां से ऊनम, मां से ऊनम। जब हम इसको समासिक पद में बांधेंगे, मैंने इसको संक्षिप्त करेंगे, तो मासोनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मासोनम। यहाँ पहले पद में तृतीया विभक्ति है और प्रधानता दूसरे पद के अर्थ की है। ऊनम यानी कम, ऊनम यानी कम। तो मासा भर कम, क्या हो रहा है? मासा भर कम। यहाँ मासा भर की प्रधानता नहीं बल्कि थोड़ा सा कम है, उस पर हम फोकस डाल रहे हैं कि मासा भर कम है, यानी हम कम पे फोकस डाल रहे हैं। यानी बाद वाले पद का जो अर्थ निकल रहा है वो प्रधान है। इस तरह तत्पुरुष समास है और इसके अर्थ में, ऊनम के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। इस तरह यह तृतीया तत्पुरुष समास है। अगला है कलह, वाचा कलह।
वाक् कलह। जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये संधि के अनुसार यदि संधि होगी इसका तो च का जो है क बन जाएगा, तो वाक् कलह। पहला पद तृतीया विभक्ति में है और प्रधानता दूसरे पद के अर्थ की है, यानी बाड़ी से कलह। यहाँ बाड़ी की प्रधानता नहीं, बाड़ी मीठा भी हो सकता है, बाड़ी तीखा भी हो सकता है, बाड़ी कड़वा भी हो सकता है, बोले इस तरह से। अब यहाँ पर बाणी से कलह की बात की जा रही है, प्रधानता कलह की है। प्रधानता किसकी है, कलह की है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है और इसके प्रथम पद में तृतीया विभक्ति है, इस तरह यह तृतीया तत्पुरुष समास। निपुणः, आचरेण निपुणः। यहां भी देखिए वही बात, आचरेण में तृतीया विभक्ति है और दूसरा पद क्या है, निपुणः है। जब समास करेंगे तो आचार निपुण हो जाएगा। अब यहां प्राथमिकता दूसरे पद के अर्थ की है, निपुण की, पहले पद की नहीं, यानी आचरण से निपुण। यहाँ प्राथमिकता जो है दूसरे पद के अर्थ की है, इस तरह यह तत्पुरुष समास है और निपुण के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, इस तरह यह तृतीया तत्पुरुष समास है। उसी तरह से मिश्रः, गुडेन मिश्रः, गुड़ से मिश्रित, गुड़ से मिश्रित यानी गुड़ से मिला हुआ। यहां भी देखिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई है और प्रधानता मिश्रः की है, यानी गुड़ से मिला हुआ। इस तरह यह भी तृतीया तत्पुरुष समास है, गुड़ मिश्रः, ऐसा बना। जब भी हम समास करते हैं तो विभक्ति लुप्त हो जाती है। यहाँ भी देखिए हर उदाहरण में विभक्ति जो है लुप्त हो गई है। जब विग्रह है तो विभक्ति दिखाई दे रही है और जब समास हो रहा है तो विभक्ति क्या हो रही है, लुप्त हो जा रही है। आगे चल रहे हैं, सलक्षणः, आचरेण सलक्षणः, आचार सलक्षणः, यानी आचरण से कोमल। यहाँ भी वही बात है, पहले पद में तृतीया विभक्ति है, प्रधानता दूसरे पद के अर्थ की है, यानी आचरण से कैसा है तो कोमल है। प्रधानता इसका जो अर्थ निकल रहा है कोमल, इसकी है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है और सलक्षण के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए यह तृतीया तत्पुरुष समास है। अवरः, मासेन अवरः, मासावरः, यानी एक मास छोटा। यहाँ भी देखिए पहले पद में तृतीया विभक्ति है और दूसरा पद अवरः जो है इसकी प्राथमिकता है। एक मास की प्राथमिकता नहीं है। एक मास क्या, एक मास क्या, इसकी प्राथमिकता नहीं है। एक मास कहने से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक मास छोटा, यानी यहाँ पर प्राथमिकता छोटा की है, अवरः की है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है और पहले पद में तृतीया विभक्ति है, अवरः के अर्थ में जो है योग में तृतीया विभक्ति होती है।